थर्ड एप्लीकेशन क्या बताया था? तो फाइंड रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें एक क्वेश्चन देखा था, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ठीक, तो एक क्वेश्चन करते हैं उसी, पहले लिख लेना फिर समझते हैं, ट्राई करना। एक क्वेश्चन लिख लो, गिवन दैट, क्वेश्चन लिखना, गिवन दैट the amplitude, given that the amplitude का स्पेलिंग है the amplitude, बोर्ड पे लिखा है amplitude, given that the amplitude, बोर्ड पे लिखा है of a amplitude of a scattered light, amplitude of a scattered light, बोर्ड पे लिखा हुआ है scattered light is scattered light is, जैसे लिखा है वैसे लिखना, is first directly proportional to, scattered light is first लिखना, directly proportional to the amplitude, directly proportional to the amplitude a naught, बोर्ड पे लिखा है amplitude a naught of incident light, ऐसे सिंबल को पता है क्या पढ़ते हैं? किसी पे लिख दिया, किसी पे मान लो एक लिख के ऐसे लगा दिया, इसको पढ़ते हैं नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो दिखता है ना, तो जीरो को नॉट बोलते हैं। तो सिंबल इसी को लिखा एम्पलीट्यूड ए नॉट ऑफ इंसिडेंट लाइट। सेकंड लिखना directly proportional to the volume, directly proportional to the volume B, volume B of the volume तो इंसिडेंट लाइट का नहीं होगा, तो वॉल्यूम B of the scattering particle, बोर्ड पे लिखा है scattering particle, ठीक, देखिए यहाँ पे थर्ड लिखना inversely proportional to, राइट बात थर्ड inversely proportional to the distance r, proportional to the distance r from the scattered particle, scattered particle। और फोर्थ लिखा है डिपेंड्स ऑन स्कैटर्ड पार्टिकल, तो यहां लिखो फोर्थ लिखा है स्कैटर्ड पार्टिकल, फोर्थ लिखा है डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, lambda of the scattered particle, अगर ऐसा है तो देन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
1 by lambda E proportional to 1 by lambda का होल स्क्वायर C proportional to 1 by lambda to the power whole cube और D है proportional to 1 by lambda की पावर 4। पहले दोनों यहाँ तक लिख लिए? यस सर। सारे लोग ऑप्शन में लिख लिए? पहले ऑप्शन लिख लो, फिर मैं बताता हूँ इसमें एक बात। देखो क्वेश्चन में इन चीजों से परेशान नहीं होना कि सारे बातों का मतलब जान रहे हो कि स्कैटरिंग क्या है, फलाना क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्कैटरिंग वगैरह देखोगे तो ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं 12th में, वेव ऑप्टिक्स। कोई मतलब नहीं है हमको टर्म्स के मतलब समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, स्कैटरिंग क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। जैसे कल सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड देखा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हमको सिंपल पेंडुलम का बहुत समझ है नहीं समझ है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। हाँ थोड़ा बहुत अगर बताना है तो मैं बता देता हूँ, बाकी जहाँ पढ़ेंगे डिटेल वे ऑप्टिक्स में देखते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर पता है स्कैटरिंग क्या होता है? पुरानी क्लास में सुने होंगे स्कैटर क्या होता है? The ray of bouncing by back of light. स्कैटरिंग स्कैटरिंग सब होते हैं, फैलना होता है। स्कैटरिंग फैलना, स्कैटर फैलना छितरना, सिंपल। अभी समझ लो, डिटेल जब देखा जाएगा तो देखेंगे। तो क्या बोला, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग लाइट, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या लिखते हैं? एस। तो एम्पलीट्यूड बता सकते हो मुझे क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन का क्या मतलब है? मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? मान लो एक तुम्हारा जाके एक पेंडुलम भी है, एक पेंडुलम है, उसका बॉब है, उसको ऐसे करके छोड़ दिया ले जाके, तो फिर क्या होगा? ऐसे टू एंड फ्रो करेगा, ऐसे टू एंड फ्रो करेगा। तो जो मीन पोजीशन जहां पे वो बैलेंस था या जहां पे फाइनली रुक जाएगा, वहां से इधर कितनी दूर पे गया मैक्सिमम, या फिर इस साइड कितनी दूर गया मैक्सिमम, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। या फिर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, मान लो स्प्रिंग को कंप्रेस किया फिर छोड़ दिया, तो क्या होगा? टू एंड फ्रो करेगा। तो किसी मिड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करेगा, किसी पॉइंट के अबाउट इधर जाएगा और किसी पॉइंट के अबाउट इधर जाएगा। तो मैक्सिमम कितना जाता है उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हमको पता है भी एम्पलीट्यूड का मतलब नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इतना समझ में आ रहा है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा रहा है मीन से, वो है एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन एल। बस हमको इतने से एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है तो एम्पलीट्यूड का डायमेंशन एल होगा, इतने से। और क्या कर दिया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ए नॉट। ए प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, मान लो ए है, ए प्रोपोर्शनल टू क्या है? ए नॉट। ये बता रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम v, चाहे जिसका होता है, स्कैटर नहीं, स्कैटरिंग नहीं पता हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोपोर्शनल किसके होता है? v के। a प्रोपोर्शनल v के है, a प्रोपोर्शनल a नॉट के है, और इनवर्सली मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल डिस्टेंस r के है। चाहे जिसका भी होता है स्कैटर पार्टिकल पर है तो डिस्टेंस ना, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और डायमेंशन l होता है। डायमेंशन l हो गया, a प्रोपोर्शनल इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके लिख सकते हैं। और डिपेंड ऑन व्हाट जब लिखा होगा ना तो थोड़ा सा गौर करना, डिपेंड ऑन का मतलब लिखा नहीं है साफ साफ डायरेक्टली की इनवर्सली। जब वर्ड लिखा हो ना डायरेक्टली और इनवर्सली तो हम समझेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पावर 1 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और पावर 1 है, जैसे कल किया था। और जब डिपेंड वर्ड लिखा होगा ना, डिपेंड वर्ड लिखा होगा मतलब मुझे पता नहीं कि पावर 1 है, पावर 2 है, -1 है, -2 है, यानी उस पे पावर 2 से एज्यूम कर लेंगे। जैसे कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था एक कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है एल पे, जी पे, मैंने डिपेंड वर्ड यूज किया था, डायरेक्टली इनवर्सली नहीं किया था, डिपेंड वर्ड किया था। तो डिपेंड किया था तो मुझे पावर पता नहीं था, एल की पावर a, जी की पावर 20, और क्या था तुम्हारा, और क्या दिया था एल था, जी था, एम था, एक की पावर a, एक की पावर b, एक की पावर c मान लिया था कि डिपेंड वर्ड लिखा था। और जब डायरेक्टली लिखा हो, जैसे हमारा रिलेशन क्या आया था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ऐसा कुछ आया था, एल बाई जी, तो एल की पावर क्या है 1/2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 है। डिपेंड वर्ड लिखेंगे तो मतलब पावर हमको पता नहीं, मान लेंगे कुछ पावर, और मान लेंगे लैम्डा की पावर कुछ a b, बाद में देखेंगे क्या रिलेशन आ रहा है, जैसे कल बताया था। तो 2 मिनट ट्राई करो, ठीक क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखें कौन बता पा रहा है। ठीक है, चल आप जरा समझो,
वर्ड पे ध्यान देना, लैंग्वेज पे जब वर्ड लिख दिया गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपको सीधा है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, ए नॉट, यानी ए नॉट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर वो ए नॉट का स्क्वायर बोलना होता लिखता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ए नॉट स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस 1 by r स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r स्क्वायर या r क्यूब, तो हम 1 by r स्क्वायर 1 by r क्यूब करते हैं। अगर साफ साफ लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r मतलब 1 by r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड a नॉट यानी प्रोपोर्शनल टू a नॉट, डिपेंड ऑन में मतलब हमको नहीं पता, डायरेक्टली इनवर्सली पावर 1 पावर 2 हमको नहीं पता। तो जितना कितना जो लैंग्वेज लिखा है ना, एक लाइन 2 3 4 चारों स्टेटमेंट को एक सिंपल एक लाइन में खत्म करते हैं। जो देखो एम्पलीट्यूड को a से लिखा, क्वेश्चन पहला लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एम्पलीट्यूड a नॉट, साफ साफ बता दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है a नॉट, तो प्रोपोर्शनल टू a, ठीक, पहला लाइन का काम खत्म हो गया, समझो। सेकंड लाइन क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम v, जिसका वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम v, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम v, ये भी लाइन का काम खत्म, ठीक। तीसरा बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्मॉल r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्मॉल r ये हो गया, इसका भी काम। अब लैंग्वेज पे ध्यान देना, यहां बोला है डिपेंड्स ऑन, मतलब डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता डायरेक्टली कि इनवर्सली पावर 1 पावर 2 मुझे नहीं पता, एक उसके बारे में ही नहीं पता मुझे, तो मैंने क्या मानना प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर, लैम्डा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मैंने मान लिया पावर a, अब a प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हमको नहीं पता। ये लिखना समझ में आया? यस सर। ये लिख लिया, चारों स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, इतना सा समझ गए। अब हमको प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, कल सीखा था क्या करते, कोई कांस्टेंट लगाते, के कोई कांस्टेंट लगा दिया, के कोई कांस्टेंट लगा दिया, क्या लिखा a नॉट b r लैम्डा टू द पावर क्या लिखा a। अब एक बात समझो कि अगर मैं दिस इक्वल टू दिस लिख रहा हूं तो दोनों डायमेंशन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, लिख सकते हैं। तो इधर डायमेंशन एम्पलीट्यूड है ना, चाहे जिसका भी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का क्या होता है लेंथ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है लेंथ, या तो केवल l लिखो या m0 l0 t0, लेकिन मैं l0 t0 नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इधर में मुझे कोई मास का टर्म नजर नहीं आ रहा, सारे लेंथ के का, चाहो तो आप लिख सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड ये भी क्या है, ये तो डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, a नॉट क्या एम्पलीट्यूड है ना, ये तो एम्पलीट्यूड का क्या डायमेंशन होता है, वॉल्यूम का कल देखा था क्या होता है l क्यूब मीटर क्यूब, तो l क्यूब r जो कुछ है कुछ भी है तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का क्या होता है l, ये हो गया है। वेवलेंथ क्या होता है, नाम से पता चल रहा है वेव की लेंथ, चाहे वेवलेंथ जितना जो भी होता होगा, दो क्रेस्ट ट्रफ वेव में होता है, ये आपका इसके बीच का डिस्टेंस, या फिर दो ट्रफ इसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, या फिर आगे चल के हम देखेंगे या पहले पढ़े हो तो दो पॉइंट जो सेम फेज में होते हैं, फेज वेज का मतलब अभी हमको नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सा वेव की लेंथ है ना, है तो लेंथ ही ना, तो यानी कुछ लिखते हैं 5 मीटर 10 मीटर 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, है तो लेंथ ना, और लेंथ के लिए क्या लिखते हैं l, तो ये भी वेवलेंथ जो है हम क्या लिखेंगे l टू दी पावर a, समझ में आएगा। एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन, और इसके आगे जरूरत पड़ेगी लेसन लिखते हैं। अब एक बात समझो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, l से l चला गया, यस सर। अब बेस सेम है, पावर ऐड होता है, तो इधर बताओ l की पावर क्या है 1, और इस साइड l की पावर क्या है 3 प्लस a, 3 प्लस a, ठीक है। अगर मैं दोनों को इक्वल करता हूं तो l की पावर भी सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन से इससे हम 3 प्लस a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, a इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू क्या आ गया -2। अब क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा था, क्वेश्चन में मुझे सबकी डिपेंडेंसी नहीं पूछेंगे, आंसर जो है आंसर देखोगे ऑप्शन, सारे ऑप्शन में लैम्डा पे डिपेंडेंसी है, लैम्डा की पावर 1 2 इनवर्सली जो भी है, पर लैम्डा पे केवल डिपेंडेंसी देखना है। पूछा है एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू लैम्डा से कैसा रिलेशन है, तो हम केवल लैम्डा को यूज करते हैं इसमें से, लैम्डा से क्या रिलेशन है यहां पे, अगर मैं इक्वल यूज करूंगा, अगर मैं इक्वल यूज करूंगा तो मैं सब लिखूंगा, k a नॉट b
और पर मुझे केवल लैम्डा को डील करना है, केवल लैम्डा को डील करना है, तो a प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर क्या है a, A और a हमारा कितना आया, minus a हमारा आया -2, तो a प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर -2 यानी a 1 by क्या आ lambda जाएगा square. 1 by lambda square. समझे? आ जाएगा आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हमको ये स्टेप लिखना आना, ये स्टेप लिखना है, फिर डायमेंशन कंपेयर किया लिखना। तो देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा सा लग रहा था, पर कुछ नहीं है, ये चारों स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, ये अगर लिखना आ गया, समझ गए बात? क्लियर है? तो क्या अच्छी तरह से जानना था कि रेडियन, ठीक है, पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं। अब हम डायमेंशन के लास्ट में चलते हैं, ठीक है। डायमेंशन तीन तरह का देखा था ना, क्या एप्लीकेशन में, पहला एप्लीकेशन क्या था, पहला टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर एक से दूसरे में कन्वर्ट करना देखा था, जैसे एसआई बीजीएस में ऐसा कुछ। यस सर। दूसरा एप्लीकेशन क्या देखा था, टू चेक दी डायमेंशनल Dimensional कंसिस्टेंसी, consistency। कि डायमेंशनली इक्वेशन सही है कि नहीं, ठीक। तीसरा क्या देखा था अभी, टू रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड करना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो ये तीन एप्लीकेशन देखा था। अब इनका लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन का मतलब गलत नहीं होता है, लिमिटेशन का मतलब होता है कोई कहां तक अप्लाई करना चाहिए, किस रेंज तक अप्लाई करना चाहिए, उससे बियॉन्ड करोगे तो गलत। जैसे मान लो कि आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, अब आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस के लिए दी है, हम किसी अदर गैस के लिए रियल गैस के अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी गलती है। तो पॉइंट किस लिमिट में दिया है उस पर डिपेंड करता है। जी की वैल्यू 9.8 आगे चल के देखेंगे वो 8 के आसपास होती है, हम बहुत हाइट पे करें तो हमारी गलती है, उसका लिमिटेशन है, गलत नहीं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते समय कुछ कुछ चीजों को हमने छोड़ा था, नेगलेक्ट किया था, वो क्या था वही देखते। जैसे नेगलेक्ट क्या किया था, याद है कि डायमेंशन कंसिस्टेंसी देख रहे थे, तो उसमें एक काम करा था कि कांस्टेंट को छोड़ के चल, यस p = 2 pi 2 pi बोल रहे थे, x छोड़ = दिए। plus half at square हाफ को छोड़ के चल रहे थे। यस सर, तो छोड़ दिए। इनको जो छोड़ के चल रहे थे ये इसकी लिमिटेशन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशन है, हेडिंग डालना, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मैं हेडिंग लिख देता हूं, फिर मैं लिखाता चलूंगा और एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। एनालिसिस पहले लिखते चलेंगे, फिर उसके बाद समझते चलेंगे। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला लिमिटेशन लिखना फर्स्ट, जल्दी फर्स्ट लिखना, the method doesn't give any information, the method doesn't give any information about the dimensionless, doesn't give any information about the dimensionless constant, dimensionless constant। ये मेथड डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता, ठीक है ना। क्या चीज है अगर समझना है कि देखो s = मान लो पढ़ते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर इसको डायमेंशनली चेक करेंगे ना तो LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन सेम होगा। ये डिस्टेंस है तो ये UT भी डिस्टेंस होगा और AT स्क्वायर भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन हाफ को नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, तो जब देखने वालों को बोल दिया जाएगा कि हाँ ये इक्वेशन ऐसा डायमेंशनली करेक्ट है, अगर मैं इसकी जगह कोई और इक्वेशन लिख दूं, समझना गलत सही मुझे मतलब नहीं, मैं केवल बताना चाह रहा हूँ सही इक्वेशन यही है, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। मान लो लिख दिया UT प्लस कुछ भी से 1/6 AT स्क्वायर। अब अगर डायमेंशनली देखेंगे ना तो दोनों इक्वेशन में कोई फर्क है नहीं, डायमेंशन वाइज देखेंगे दोनों को एक ही बताएगा कि 1/2 था कि 1/6 था, इसमें अंतर नहीं कर पाएगा, इसमें अंतर नहीं कर पाएगा। हम डायमेंशनली सही देखने से हम कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि कांस्टेंट हाफ था कि कांस्टेंट 1/6 था कि 1/4 था कि 1/8 था। तो यही फर्क है कि ये, क्योंकि इसको हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। क्लियर बात? दो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब कांस्टेंट क्या है हम नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है। सेकंड किसको कर सेकंड ये तो एग्जांपल है, मैं लिखने की इच्छा तो मैं जब में लिख देना, अदरवाइज अगर एकेडमिक में पूछा जाता है तो जो 3-4 पॉइंट लिखूंगा वो लिख दोगे, समझने के लिए ये करेंगे
अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल में ये चीजें भी काम आती है, लेकिन आगे कोशिश करेंगे। सेकंड, it fails FAILS, it fails when a physical quantity, it fails, फेल कर जाता है तो गलत हो जाता है, when a physical quantity depends on more than p, depends on more than p, more than three physical quantities, depends on more than three physical quantities, depends on more than three physical quantities. ये फेल कर जाता है कब? जब तीन से ज्यादा क्वांटिटी में कुछ डिपेंड करता है। जैसे ध्यान करो, हमने कराया था ना t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, तो वहां पे याद करो मैंने लिखा था कि m पे डिपेंड कर रहा है, l पे डिपेंड कर रहा है, g पे डिपेंड कर रहा है, पावर कुछ a b c मांगे, तीन ही क्वांटिटी है, तीन टाइप की क्वांटिटी दिया था, m l g ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दिया था, तो उससे ज्यादा पे डिपेंड करता ना, वो इससे बात नहीं होता है। जैसे अभी भी क्वेश्चन करा तो एम्पलीट्यूड वाला करा था ना, a प्रोपोर्शनल टू, तो सारे टर्म लेंथ के ही थे, वहां तो एक ही क्वांटिटी थी लेंथ, और राइट साइड भी क्या था लेंथ, तो तीन रहा m l t तक मामला ठीक है, चौथा आ जाएगा एक में तो ये नहीं बताना है, ठीक है, एक मिनट के लिए हो गया। अगला थर्ड, इट फेल्स, थर्ड लिखो, it fails when a physical quantity is sum or difference, physical quantity is sum or difference, सम बोर्ड पे लिखा है, सम और डिफरेंस, या तो सम है या डिफरेंस, सम और बोर्ड पे लिखा है, और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, इसका मतलब समझे? इसका मतलब क्या है? जैसे हमने तीसरा एप्लीकेशन देखा था ना, तो रिलेशन क्या है? जैसे हमने कुछ फाइंड किया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय, मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, रूट l ऊपर था, बाय g नीचे था, ऐसा था, या फिर अभी भी जो किया तो कुछ मल्टीप्लाई में था, कुछ डिवाइड। अगर उससे मुझे रिलेशन कुछ इस टाइप का लाना होता कि समथिंग मान लो a प्लस b, दो का सम होता, दो से ज्यादा भी, या फिर a माइनस बी, ऐसा रिलेशन में नहीं ला, प्रोडक्ट या डिवाइड वाला ही रिलेशन ला। जैसे बात समझे, लास्ट कराया था t प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c, सब किसमें था? मल्टीप्लाई में। या फिर अभी भी क्वेश्चन करा a प्रोपोर्शनल टू a नॉट, फिर क्या था? समथिंग तुम्हारा जाके r मल्टी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा, सब प्रोडक्ट में या डिवाइड में। अगर वो सम में होता ना, कि बोलता दिस प्लस दिस, तो हम रिलेशन निकाल, समझ में आ गया? तो यही बोला, सम या डिफरेंस होगा तो हम रिलेशन नहीं निकाल सकते। क्लियर है? अगला देखिए, थर्ड के फोर लिखो, we cannot derive an equation which contains, बोर्ड पे लिखा है exponential, which contains exponential, comma trigonometric, exponential, comma trigonometric, exponential, comma trigonometric, and dimensionless quantity,
एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड कोई सी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही बात समझ में? ऐसा इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते जो कि जिसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हो या एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ई एक नंबर होता है, पहले मैथमेटिकल टूल्स में बताया था मैंने, जिसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 2.7 e की पावर x, यानी 2.7 की पावर x। ये क्या बताता है, क्यों बताता है, डिटेल हमने मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस किया था, तो वहां पे फिर देख लोगे, पुराना तो बताएगा, जो नए हो फिर जो एक्स्ट्रा क्लास होगा वहां बता देंगे। तो अभी सिंपल ये जानो, e कोई नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.7, उसकी पावर x, ऐसे फंक्शन को इस तरह को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल मतलब सीधा क्या, 2.7 की पावर x ना, यानी कांस्टेंट की पावर x ना, तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट को डील नहीं कर पाता है ना डायमेंशन कांस्टेंट को डील नहीं कर पाता। ट्रिगोनोमेट्री, अगर ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन आ रहा है, मान लो कि कहीं रिलेशन sin थीटा या किसी फॉर्मूले में आ रहा है tan थीटा, ये हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि tan थीटा sin थीटा क्या होता है, सब वैल्यू होती है ना, sin cos tan सबकी कुछ वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, 1/2 3/2 1/√3 इस तरह से कुछ वैल्यू होती है, तो हम उस नंबर को नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि ये सब डायमेंशन नहीं है। समझ आ रही बात? क्लियर है? कोई दुख तकलीफ नहीं? तो ये 3-4 लिमिटेशन ध्यान रखना है, एकेडमिक पर्पस से भी और ऐसे भी याद रखना है, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट भी बोलते हैं, एक बात, सिग्निफिकेंट फिगर या फिर डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट, दोनों एक ही बात है, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक, ये इसके कुछ रूल होते हैं, निकाल लेंगे, जो हम एक एक करके देखेंगे, हमको रूल को ठीक है नोट करते चलेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले हम ये समझ ले कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, क्या बताता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए जो बताना चाहता हूं। आप कई बार बुक में देखे होंगे कि आपका आंसर आ रहा है, मान लो कि 2, मान लो मेरा आंसर आ रहा है 2, आप किताब में कई बार देखना लिखा हुआ बुक में 2.0, सब बात की हो, या फिर आंसर आना चाहिए था मेरा 2, बुक में लिखा है 2.00, देखे होंगे, क्यों लिख देता है ऐसा, गलती से लिख देता है, या देखने में अच्छा लगता है ज्यादा 0 है, बच्चा को डर लगे नहीं, कब 2 लिखा जाता है, कब 2.0 लिखा जाता है, और कब 2.00, मतलब डेसिमल के बाद वैल्यू वाइज तो सब बराबर है, मैं अगर यूनिट लगा दूं, मान लो मीटर केजी न्यूटन कुछ भी लगा दूं, मान लो मीटर लगा दूं, नंबर वाइज उतना ही पढ़ना, जितना बड़ा 2 है ना, अगर 2 आप नंबर लाइन पे करोगे, 2 स्केल पे देखोगे, मान लो इतना बड़ा हो रहा है, जितना बड़ा 2 हो रहा है ना, उतना ही बड़ा 2.0 भी होगा, उतना ही बड़ा 2.00 भी होगा, उतना ही बड़ा 2.000 होगा, ऐसा नहीं 2.00 ज्यादा कर लिया तो वो बड़ा हो जाएगा। साइज तीनों का बराबर है, साइज तीनों का बराबर है, लेकिन फिर भी 3 तरीके से लिखते हैं, क्यों लिखते, कब 2 लिखेंगे, कब 2.0 लिखेंगे, कब 2.00 लिखेंगे, यही बताता है सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे बताता है जरा समझते हैं ध्यान से। अब देखिए, ये जो स्केल होता है ना, जो स्केल आप लोग यूज करते हो ना, ये वाला स्केल यूज करते हो ना, तो ये जो स्केल है इसको बोलते हैं मीटर स्केल, इसको बोलते हैं मीटर स्केल। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ये जो स्टैंडर्ड स्केल होता है ना, वो होता है 100 सेंटीमीटर, जो लैब वगैरह में आपको जनरली दिख जाएगा। ये जो स्केल होता है, ये स्टैंडर्ड होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर का। इसका हम टुकड़ा यूज करते हैं, ये 15 सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं, थोड़ा और बड़ा यूज करोगे 30 सेंटीमीटर वाला जनरल यूज करते हैं। क्यों 30 सेंटीमीटर यूज करते हैं, कैरी करना आसान होता है, या 15 कैरी करना आसान होता है। आप 100 सेंटीमीटर लाओगे, एक तो अलग से बैग लेके चलोगे, लंबा सा जाएगा, तो वो कैरी करना या टूट जाए आसान नहीं होता, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का ही होता है, 1 मीटर का, उसका एक टुकड़ा है 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर वाला। ठीक, तो इसलिए चूंकि इसका स्टैंडर्ड 100 सेंटीमीटर लेंथ होता है, इसलिए इस स्केल को बोलते हैं मीटर स्केल। इस स्केल को बोलते हैं मीटर स्केल। अब समझना, मान लो इस स्केल से हमको रीडिंग लेनी, कोई लेंथ ही मेजर करना, और लेंथ मेरा इससे मेजर किया तो लेंथ आया मेरा 10 समझना 57, क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, 10.57 सेंटीमीटर, इससे हमने मेजर किया। ठीक,
अब जरा समझना यहाँ पे ध्यान से, कैसे मेजर किया जाओगे 10.5 से? ये पहला 0 पे रखोगे, ध्यान समझना जी, बता रहा हूँ। पहला 0 पे रखोगे, फिर मेजर करते जाओगे, मेजर करते करा 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 10 है, क्या है इसमें सेंटीमीटर मार्किंग है, और फिर हर एक सेंटीमीटर क्या है 10 mm में डिवाइड है, 1 2 3 4 हर एक सेंटीमीटर 10 mm में डिवाइड है। इसके बाद तो नहीं बांटा गया ना, तो इसमें सबसे छोटा जो डिवीजन है वो mm का है ना, मिलीमीटर का है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में डिवाइड है, और कितना है 1 मिलीमीटर का है ना, 1 मिलीमीटर फिर 1 मिलीमीटर ऐसा है, तो सबसे छोटा डिवीजन कितना का 1 मिलीमीटर का। अब एक बात समझो, अगर इससे मेजर किया गया है 10.5 से, कैसे किया गया होगा कि यहां तक आया होगा ऐसे 10, यहां तक 10 दिख रहा है, फिर देखोगे ना 1 2 3 4 5, ठीक है, और 10.5 तक तो हमको साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ रही बात। 10.5 के बाद क्या आ जा रहा है 10.6। अब इसको कोई मेजर किया होगा, कैसे किया होगा, उसको 10.5 साफ साफ दिखा होगा, उसके बाद उसको 5 और 6 के बीच में दिख रहा होगा, उसको 10.5 और 6 के बीच में दिख रहा होगा, तो उसने सोचा कि चलो 5 और 6 के बीच में दिख रहा है तो ज्यादा मुझे दिख रहा है ये 6 की तरफ, तो मैं इसको 5 से बन देता हूं। कोई इससे मेजर करके इसको 10.56 भी लिख सकता है, हाँ सर, कोई इसको 10.58 भी लिख सकता है, मैं गलत नहीं कर सकता इस स्केल में, क्योंकि 5 तक तो मुझे साफ दिख रहा है, उसके बाद 7 कहां आएगा, 5 6 के बीच में आएगा, तो वो मेरा क्या है गेस वर्क। बात समझ आ रही है, 10.5 तक रीडिंग इससे क्या होगी साफ साफ दिखेगी ना, फिर अगला रीडिंग क्या दिखेगा 10.6 दिखेगा, पर मैंने लिखा 10.5 के बाद एक प्लेस और बढ़ा दिया, तो वो कैसे किया होगा मैंने, मुझे 5 और 6 के बीच में कुछ नजर आ रहा होगा, हाँ सर, समझ पा रहे इस चीज को, हाँ सर, हाँ 5 और 6 के बीच में कुछ नजर आ रहा होगा, तो मैंने इसको लिख दिया 5 से। कोई इसको हो सकता है 5 8 भी लिख देगा, हम गलती नहीं कर सकते, कोई इसको 5 6 भी लिख देगा, हम गलती नहीं कर सकते इस स्केल से। हाँ, कोई 10.4 लिख देगा तो गलत, तो 5 तक तो हमको साफ दिख रहा था ना, 5 के बाद फिर हाँ, 10 पॉइंट अगर कोई इसको 6 और समथिंग लिख देगा तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि 5 और 6 के बीच में नजर आ रहा था, 5 से बड़ा है 6 से छोटा है, बात समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो अगर कोई लिख रहा है 10.57 ना इस स्केल को यूज करते हुए, तो उसका जो 10.5 है ये एक्यूरेट, ये एग्जैक्ट दिख रहा है। 7 जो उसने क्या किया है गेस वर्क किया है, तो इसको बोलते हैं इस स्केल के लिए, इन तीनों को बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इस पर्टिकुलर स्केल के लिए डिजिट, और जो 7 आया है इसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी इसके बारे में कंफर्म थे, लिस्ट मतलब इसका हमने केस किया, ये बात समझ पा रहे हो, ये तो बता रहा हूं। अब एक बात समझो कि अगर कोई इस स्केल से मेजर करता है मीटर स्केल से, और वो लिखता है, समझना, वो रीडिंग लिख देता है सेम रीडिंग सेम मेजरमेंट के लिए, वो लिख देता है 10.57 से 2 सेंटीमीटर, तो समझो 10.5 क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट है, यस सर, 7 क्या है लीस्ट सिग्निफिकेंट है, और 2 क्या है 2 सिग्निफिकेंट है ही नहीं उस स्केल के, क्यों, क्योंकि हमने 5 के बाद ही गेस वर्क किया, एक गेस वर्क अलाउ था चलो बीच में, उसके बाद और गेस वर्क हम लेके चले गए नीचे, वो अलाउड ही नहीं है, वो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। अब समझो जो नंबर मैंने बोला 2.0 या इस तरह से लिखने का क्या मतलब है। अब अगर कोई मेजर कर रहा है इसी स्केल से, समझना, कोई मेजर कर रहा है इसी स्केल से और उसकी रीडिंग आ रही है मान लो 10.5, उसकी रीडिंग एग्जैक्ट आ रही है 10.5, वो क्या लिखेगा, वो 10 लिखेगा और 0.5 लिखेगा, वो इस स्केल से रीडिंग क्या लिखेगा पता है, उस इस स्केल से रीडिंग लिखेगा, जैसे समझना इस ध्यान से, वो इस स्केल से रीडिंग लिखेगा 10.50 सेंटीमीटर, ना कि 10.5 सेंटीमीटर। क्यों 50 लिखेगा, क्योंकि 10.5 तक बता रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके बाद एक डिजिट अलाउ होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है ना वो बता रहा है कि इस स्केल में मार्किंग यहां तक नहीं की गई है,
मार्किंग यहां तक की गई, उसके बाद एक और अलाउड, वहां तक बहुत ब्लंडर नहीं माना जाएगा, समझ में आ रही बात? लेकिन उससे नीचे हम नहीं जा सकते। इस स्केल में हम 10.500 नहीं लिख सकते। ये बताता है, स्केल के बारे में बताता है, यानी ये बता रहा है कि हम जब रीडिंग ले रहे हैं, सही रीडिंग, तो हम जहां तक लिख रहे हैं उसके एक प्लेस पहले तक, लास्ट से मोस्ट सिग्निफिकेंट है, लास्ट वाला लिस्ट है, मतलब उसके एक प्लेस पहले तक की स्केल में मार्किंग की गई। एक हम बीच में देखते लिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज को? जैसे यहाँ पे लिखा ना 2.00 मीटर, इसमें मतलब है इसकी मार्किंग 2 से एक ऊपर ही खत्म हो गई है, इसमें मार्किंग यहां तक की गई है, ये हमारा गेस वर्क, इसकी मार्किंग जो है यहां तक है, ये हमारा गेस वर्क है। अब एक बात बताओ, जितना माइन्यूट मार्किंग होगा, जितने छोटे स्केल पे जाके मार्क कर सकेंगे मार्किंग, वो उतना एक्यूरेट होगा कि जितना कम छोटे स्केल पे जाएंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। जितना छोटा जाएंगे उतना, जितना छोटे लेवल पे मेजरमेंट करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा ना। तो अगर आप खरीदने जाते हो कोयला और खरीदने जाते हो सोना, तो एक्यूरेसी कहाँ ज्यादा मायने रखती है? सोना। तो स्केल किसका छोटा होगा? सोना का होगा। मार्किंग ज्यादा छोटा कहाँ तक की गई है? सोने। कोयला खरीदने जाओगे, कोयले में 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो गया, कुछ नहीं बोलेगा, दुकान वाला दे देगा, ले जाओ, मेजर भी नहीं करेगा। सोने में 10-20 ग्राम लेके भागोगे तो दौड़ा देगा, क्यों? वहां पे 10-20 ग्राम मायने रखता है, तो उसका स्केल और माइन्यूट होगा ना। हाँ सर। उससे महंगा और कोई धातु में मेटल है, टाइटेनियम है, उससे महंगा और है, उसका स्केल और छोटा, डायमंड का एकदम और ज्यादा। समझ में आ रही बात? उसका स्केल और छोटा होगा, उसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट है और नीचे तक हम जाएंगे, उसमें बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बताता है, पता चला? ये बताता है कि कितना मेजरमेंट एक्यूरेसी है। जितना ज्यादा डेसिमल प्लेस तक हम लिख दे रहे हैं ना, मतलब वो स्केल उतना छोटा डिवीजन किया हुआ है, डिवीजन पे सब डिवीजन किया हुआ है। अगर ये जो है, ये क्या बता रहा है कि इस स्केल में ये स्केल ज्यादा एक्यूरेट कौन सा? नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। मेजरमेंट तीनों बराबर, पर ये बता रहा है ये स्केल ज्यादा, दो तीनों से मेजर किया होता है, पर ये बता रहा है कि ये वाला स्केल ज्यादा एक्यूरेट, लोअर डिजिट तक सब डिवीजन है, ये ज्यादा एक्यूरेसी है। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं मीटर स्केल से ये कहा और किसी स्केल में मान लो, जैसे मीटर स्केल इससे छोटा स्केल हो गया, मतलब जैसे एमएम है ना, एमएम की 10 पार्ट में बांट, मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर के बीच में भी 10 पार्ट बांट दें, तो मिलीमीटर के बीच में भी 10 पार्ट बांट देंगे, तो अगर 10 डिवीजन मिलीमीटर के बीच कर देंगे तो यहां तक चला जाएगा सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट। फिर एक और उसके बाद एक और अलाउड है, वो लिस्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो ये चीज जो देखते हो ना, गलती से नहीं लिखता है 0.0, 2.0, 2.00, वो दरअसल स्केल के बारे में बताता है। ये हम जो रीडिंग किए गए वैल्यू तो वही है, पर सिग्निफिकेंट एक्यूरेट कितना है और सबका मायने रखता है। जैसे आप जमीन जब मेजर करते हो, जमीन इस स्केल से तो मेजर नहीं करोगे, क्या चल पड़े जमीन लेके, तो एक तो गलती आएगी, इसका सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा है, मेहनत ये हो जाएगा पूरा खेत, मतलब कहीं नापना है 2 बीघा 10 बीघा 100 बीघा लेके चले, उस वर्ष हम आधा खेत थक के छोड़ के भाग गए, तो क्या होगा कि उसमें रीडिंग भी सही नहीं होगी, आप जीरो से बार बार शुरू भी नहीं कर सकोगे। तो वहां कौन सा चाहिए जिसका सिग्निफिकेंट कम हो? बड़ा फीता चाहिए, बड़ा डिवीजन। अब बड़े वाला डिवीजन से कॉपी मेजर करने चले गए, तो वहां से मार्किंग ही नहीं की है, उससे आप एमएम सेंटीमीटर ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। सबका अलग अलग काम है। तो ये जो है ना, ये बताता है सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बताता है कि एक्यूरेसी कितना है। तो एक लाइन खाली हम लिख लेते हैं, फिर कहानी खत्म करेंगे। कल फिर इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे, अलग अलग कैसे पहचाना जाता है, कैसे पढ़ाना जाता है, वो तो बहुत आसान है, कुछ रूल है वो फॉलो करेंगे, कैसे काउंट किया जाता है काउंट कर लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है सिग्निफिकेंट होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। एक लाइन लिख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। तो लिखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट इन ए नंबर, significant digit in a number, significant digit in a number tells the बताता है, tells the accuracy of the number, tells the accuracy of a number, full stop लिखना। More is the number of significant digit, more is the number of significant digit, more is the number of significant digit। significant digit जितना ज्यादा होंगे एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा। more will be
more will be the accuracy. More is the number of significant digit, more will be the accuracy. More will be the accuracy. क्लियर है यहाँ तक बात सर? छोड़ दिया जाए? हाँ ठीक है, तो आज एंड करते हैं, कल